हेलो बीएमएस स्टूडेंट्स। तो मैं हूं आपके एनाटॉमी लेक्चरर, रचना शरीर की लेक्चरर डॉक्टर शगुफा मलिक। तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आज पढ़ेंगे 3rd चैप्टर जो है हमारा गर्भ क्रांति शरीर। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें मेनली क्या पढ़ना है, गर्भ के बारे में। मतलब जो फीटस होता है, एम्ब्रियो होता है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, 9 मंथ तक बच्चा क्या क्या डेवलपमेंट, कब उसका हार्ट का डेवलपमेंट होता है और ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है। तो हम ये इस चैप्टर में मेन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी बड़ा है। थोड़ा पोर्शन हमें मॉडर्न में पढ़ना है और बाकी हमें किस में पढ़ना है, आयुर्वेद में पढ़ना है। तो पहले आ जाता है हमारा गर्भ शरीर। गर्भ हम किसको कहते हैं, फीटस को, एम्ब्रियो को हम इसको क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं। किसी भी विज्ञान के अध्याय से पूर्व उसका मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान करना आवश्यक होता है। आयुर्वेद में आयु का विज्ञान, अतः आयु के प्रारंभिक सिद्धांतों का ज्ञान होना, शरीर से पूर्व उसकी निर्माण प्रक्रिया का भी ज्ञान होना भी आवश्यक है। सर्वप्रथम गर्भ अवस्था का ज्ञान किया जाता है। जैसे हम जब हमारा मतलब क्या कहते हैं, बेबी बॉर्न होता है, तो उसके बाद जो हमारे डेवलपमेंट होते हैं शरीर में, जो भी प्रोसीजर होते हैं, तो उससे पहले क्या क्या होते हैं, मतलब जब एम्ब्रियो होता है, मतलब जो पेट में जो बच्चा होता है, उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसका भी हमें क्या कहते हैं, नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें वही बता रहे हैं। सर्वप्रथम गर्भ अवस्था का ज्ञान किया जाता है, अतः इसके निर्माण करने वाला तत्व शुक्र शोणित के स्वरूप का ज्ञान, उसके संयोग की प्रक्रिया, संयोग के उपरांत उत्पन्न करने वाले भाव सिद्धांत, शुक्र शोणित के बीज भाग, उनका परिवर्तन, लिंग भेद के कारण व आकृति देने वाले कारणों के साथ वृत्ति का भाव एवं अंग प्रत्ययों का उत्पत्ति कर्म तथा गर्भ की पोषण आदि प्रक्रिया एवं सिद्धांत। मतलब इसमें वही मेनली वही बताया जा रहा है, क्या क्या अंग प्रत्ययों में क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है। अब इस अध्याय में गर्भ आकृति शरीर की व्याख्या जानने से पूर्व गर्भ आकृति के भाव का ज्ञान करना भी आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, गर्भ शरीर की परिभाषा, यानी गर्भ की परिभाषा। वंश परंपरा हेतु ऋतुकाल में स्त्री एवं पुरुष के समागम यानी मैथुन, यानी जो इंटरकोर्स होता है, ठीक है, उसको हम समागम को क्या कहते हैं, हम इंटरकोर्स कहते हैं। होने पर गर्भाशय में शुक्र शोणित के मिलने के पश्चात जीवात्मा अपने शुभाशुभ कर्मों से सहित उसमें प्रवेश करती है। इसी संयुक्त स्वरूप को गर्भ कहा जाता है। मतलब शुक्र एवं शोणित के संयोग से जो भी क्या हमारे हेतु ऋतुकाल में स्त्री एवं पुरुष के समागम, समागम क्या होता है, हमारा इंटरकोर्स। होने पर गर्भाशय में शुक्र शोणित के मिलने के पश्चात जीवात्मा अपने शुभाशुभ कर्मों सहित उसमें प्रवेश करती है। इसमें इसी संयुक्त स्वरूप को गर्भ कहा जाता है। मतलब स्पर्म और ओवम के उससे हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है या फीटस बनता है। अब आता है हमारा गर्भ का लक्षण। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते। ये श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थ आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इत्युच्यते, अर्थात इसका अर्थ क्या दे रखा है, अर्थात गर्भाशय में स्थित आत्मा प्रकृति एवं विकारों से युक्त शुक्र एवं शोणित को गर्भ कहा जाता है। यानी कि क्या कह रहा है ये, गर्भाशय में स्थित जो हमारे जो गर्भाशय में स्थित है आत्मा, उसमें क्या होती है, आत्मा प्रवेश करती है। मैंने बताया था ना, जब तक मनुष्य में आत्मा है तब तक वो क्या है, जीवित है। विकारों से युक्त शुक्र एवं शोणित के संयोग से क्या बनता है, गर्भ बनता है, यानी स्पर्म और ओवम के उससे। यहाँ गर्भ शब्द विशेष रूप से मन व आत्मा के संयोग एवं अधिष्ठित महाभूतों का विकार समुदाय विशेष अर्थ में लिया जाता है। क्या होता है उसमें, मन होता है यानी आत्मा यानी चेतन, और क्या होते हैं हमारे पंच महाभूत। कौन से बताए थे मैंने, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। गर्भाशय में शुक्र, आर्तव और जीव का जब जब जिस काल में संयोग होता है उसे गर्भ का नाम दिया जाता है। ये सारी क्या है, परिभाषा है। आप पहले गर्भ की परिभाषा लिखेंगे, जो भी आपको सही लगे, जो इजी लग रही है, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसका श्लोक लिखेंगे, श्लोक के बाद उसका अर्थ समझाएंगे, 2-3 लाइनों में ये डिफाइन कर देंगे आप इसको। अब आता है हमारा शुक्र एवं आर्तव विवरण। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में जिस प्रकार प्रकृति एवं पुरुष सहयोगी होकर तत्व परंपरा को प्रारंभ करते हैं, तत्पश्चात कार्य सृष्टि निर्माण परंपरा में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार क्या है, गर्भ निर्माण में शुक्र व शोणित के संयोग की आवश्यकता होती है, मतलब स्पर्म और ओवम की।
इस संयुक्त होने वाले शुक्र तथा शोणित का स्वरूप व स्वभाव विशुद्ध होना आवश्यक है। इसके इनमें विकार होने से भ्रूण की रचना या तो होती है या नहीं भी हो जाए तो गर्भ विकृत हो जाता है। मतलब क्या होता है, स्पर्म और आ जाता है हमारा शुद्ध शुक्र के लक्षण। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंती चा शुक्र मिच्छन्ति केचुतु तैल छौद्र निबम तथा। ठीक है, ये श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो आप इस श्लोक को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, क्या है, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंती चा शुक्र मिच्छन्ति केचितु तैल छौद्र निबम तथा। शुद्ध शुक्र का स्वरूप वर्णन करते हुए सुश्रुत लिखते हैं कि जो शुक्र स्फटिक यानी फिटकरी, स्फटिक क्या होता है, फिटकरी होती है हमारी, स्फटिक के समान श्वेत स्निग्ध चिकना मधुर एवं मधु के समान गंध वाला हो, उसे तरल रूप से हम क्या कहते हैं, शुद्ध शुक्र माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में कि आप शुद्ध शुक्र के लक्षण करते हुए बताइए। तो आप पहले क्या लिख लेंगे, इसका श्लोक लिख देंगे, फिर जो उसमें दिया है कि कैसा होता है, स्निग्ध होता है, मधुर होता है, फिटकरी के समान होता है, गंध वाला होता है। ठीक है, अन्य आचार तेल एवं मधु के समान तरल को भी शुद्ध शुक्र कहते हैं। ये किसने बताया है, ये हमारे सुश्रुत ने बताया। और दूसरे आचार्य क्या बोलते हैं, जो तेल एवं मधु के समान तरल हो उसे भी शुद्ध शुक्र कहते हैं। अब आ जाता है हमारा शुक्र दोष। शुक्र दोष में वर्णित शुद्ध लक्षणों के अतिरिक्त जो भी विपरीत लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं वे सभी शुक्र के दोष कहे जाते हैं। सुश्रुत ने शुक्र दोषों का वर्णन करते हुए कहा है कि वात पित्त कफ एवं शोणित रक्त आदि के वर्ण तथा लक्षणों से युक्त शव के समान गंध वाला, और जो कैसा होता है, गांठदार होता है, दुर्गंधित होता है, मतलब जिससे गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, युक्त क्षीण शक्तिहीन मूत्र एवं पुरुष की गंधयुक्त शुक्र द्वारा पुरुष संतानोत्पत्ति में समर्थ नहीं होते। चरक ने शुक्र दोषों का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये चरक ने क्या दिया है, श्लोक दिया है। तो जो मतलब क्या कहते हैं, शुक्र एक तो जो होता है हमारा शुद्ध शुक्र क्या हो गया, जो स्फटिकाभम स्निग्ध होता है, मधुर होता है, मधुगंध वाला होता है, वो कैसा हो गया, हमारा शुद्ध हो गया। और जो अशुद्ध यानी जिसमें दोष होते हैं, जो वात पित्त कफ, ये क्या हो गए, तीनों दोष हो गए। और जिससे दुर्गंध आती होगी, जो गांठदार होगा, वो कैसा होगा, अशुद्ध हो जाएगा। एक हमारे चरक ने दिया है कि फेनिलम तनु रूक्षम चा विवर्णम पूर्ति पिच्छलम अन्य धातु संसृष्टम वसादि तथात अष्टम। ठीक है, ये क्या है, ये शुक्र दोष वाला है। और हमने जो दूसरा पढ़ा था, जो स्फटिकाभम द्रवम था, वो शुद्ध वाला शुद्ध शुक्र के लक्षण वाला था। ठीक है, तो आपको ये दोनों श्लोक बहुत अच्छे से याद करने हैं। अब आता है, चरक ने दूषित शुक्र के कितने लक्षण बताए हैं, 8 लक्षण बताए हैं। फेन युक्त, पतला, रूक्ष, विवर्ण, दुर्गंध युक्त, पिछिल, अन्य धातु मिश्रित, स्खलन के समय दुर्बलता अनुभव कराने वाला। ये क्या है, ये इसके शुक्र दोष के लक्षण है। कितने लक्षण बताए हैं चरक ने, 8 लक्षण बताए हैं। जो क्या है, फेन युक्त है, पतला है, हो रूक्ष हो, विवर्ण यानी कलरलेस हो, दुर्गंध आती हो जिससे पिछिल हो, अन्य धातु मिश्रित हो, स्खलन के समय दुर्बलता अनुभव कराने वाला हो। अब आ जाता है हमारा शुक्र दोष के कारण क्या है और उसकी साध्यता, यानी वो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, और अगर होगा तो कितनी कठिनाइयों से वो ठीक होगा। अन्य धातुओं के समान शुक्र विकृति में भी अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे अत्यंत मैथुन यानी सेक्स यानी इंटरकोर्स, ज्यादा सेक्स करना। ठीक है, मादक पदार्थों का यानी मद्य का, ज्यादा अल्कोहलिक जो होते हैं, जो लोग ज्यादा अल्कोहल मतलब कंज्यूम करते हैं, तो उनकी हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। का अत्यधिक सेवन करना, ज्ञानेंद्रिय संबंधी रोग, ज्ञानेंद्रिय जो भी हमारे, जिनसे हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, जो हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे दश विष्णु अवात पूय प्रेम आदि। आयुर्वेदी संहिताओं की दृष्टि से सैद्धांतिक रूप में शारीरिक धातुओं को दूषित करने के प्रमुख कारण त्रिदोष हैं। सबसे ज्यादा प्रमुख कारण क्या होता है, त्रिदोष, यानी हमारे कौन से हो गए, वात पित्त और कफ। ये स्वतंत्र रूप से या तो वात होगा या पित्त होगा या कफ होगा, या क्या होंगे, द्वंद्वज होंगे। द्वंद्वज यानी वात पित्त और पित्त कफ ऐसे करके होंगे, या सन्निपातिक रूप, या तीनों ही होंगे। उसमें धातुओं को विभिन्न प्रकार से दूषित करते हैं। कहीं ना कहीं रक्त की प्रधानता होने से भी कारण माना जा सकता है।
मतलब रक्त की जहां ज्यादा प्रधानता होती है वो भी एक क्या होता है, मेन कारण। ये क्या बता रहे हैं, शुक्र दोष का कारण है। अगर शुक्र क्या है, दूषित है, तो उसके कौन कौन से कारण है। संहिता में शुक्र की दृष्टि दोषों के अनुसार वात पित्त और कफ रक्त श्लेष्म वात पित्त श्लेष्मकम पित्त वात एवं सन्निपात संयोग बताई है। अब क्या आता है हमारे सुश्रुत, क्या कहते हैं आचार्य सुश्रुत कहते हैं, सुश्रुत लिखते हैं कि वात दोष के कारण शुक्र में विकृति आने पर वायु के वर्ण एवं लक्षणों वाला हो जाता है। मतलब अगर वात दोष किसी में प्रधान है, वात दोष है किसी में, तो उसमें क्या आते हैं, वात दोष के कारण शुक्र में विकृति आने पर वायु के वर्ण एवं लक्षणों वाला हो जाता है। पित्त से पित्त के कारण वर्ण एवं लक्षणों वाला हो जाता है। श्लेष्म से श्लेष के वर्ण के कारण एवं लक्षणों वाला हो जाता है। रक्त से क्या होता है, रक्त के वर्ण वाला हो जाता है, यानी रेड हो जाता है। अब आता है हमारा अल्प व कफ वात जो होता है वो क्या हो जाता है, गांठदार हो जाता है। पित्त एवं कफ से दुर्गंधित हो जाता है। वात पित्त से पूर्वोक्त लक्षण एवं सन्निपात मूत्र पुरुष गंदी होने का ज्ञान होता है। मतलब क्या होता है, वात से क्या हो जाता है, वात पित्त जिसमें प्रधान होगा उसमें क्या होगा, दुर्गंध आएगी, मतलब स्मेल आएगी। तो ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे शुक्र दोष के क्या क्या है कारण है। वात होगा तो क्या होगा, पित्त होगा तो किसमें क्या होगा, और अगर कफ होगा, कफ ज्यादा होगा तो उसमें क्या होगा। अब आ जाता है इसमें इसमें शवगंधी गांठदार दुर्गंधित पुएदार एवं क्षीण शुक्र कृच्छ साध तथा मूत्र पुरुष गंधी असाध्य तथा शोष शेष जो होते हैं वो साध्य होते हैं। साध्य और असाध्य आप किसमें पढ़ेंगे, अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे आप, कि कौन की मतलब साध्य के कितने भेद होते हैं, असाध्य के कितने भेद होते हैं, जो कठिनाइयों से होता है और जो आसानी से ठीक हो जाता है। वो हमारा शुक्र वाला जो पोर्शन था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आर्तव के बारे में। अभी आप इतना सारा कवर कर लेना, जो भी डाउट्स हो वो आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर देना। जो चीज अगर आपको नहीं समझ में आई हो, कोई ऐसे वर्ड हो या कुछ भी ऐसा टॉपिक हो आपको समझ में ना आया हो, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगी।